हाय फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे जो कि हमारा मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे डेफिनेशंस देखे थे। अब मैट्रिसेस के प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। अगर कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उसकी मतलब वो ट्रांसपोज है और उसकी पावर भी ट्रांसपोज है, तो उसको हम डायरेक्ट ए लिख सकते हैं। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज ए वैल्यू देता है। ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ है कि कोई भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो मैट्रिक्स के साथ, उसके पावर में ऐसे टी है। ठीक है। मतलब बेसिकली होल ट्रांसपोज है, तो हम इस तरह से, क्योंकि के तो कोई मैट्रिक्स है नहीं, तो स्केलर है बेसिकली, तो ट्रांसपोज तो हम मैट्रिक्स का निकालते हैं, तो के को ऐसे बाहर निकाल के हम ए टू द पावर ट्रांसपोज लिख सकते हैं। और ए प्लस बी के पावर में ट्रांसपोज है, तो हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इस तरह से लिख सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को भूलना नहीं हमें कि ए इंटू बी अगर है और इसका मतलब अगर होल ट्रांसपोज हमें निकालना है, तो पहले बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। मतलब आप लोग इसको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं लिख सकते, मतलब लिखना इसी फॉर्म में है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे अलग तरीके से होगा। ठीक है। तो ये याद रखना कि बी पहले लिखते हैं फिर ए बाद में लिखते हैं। ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स का। ठीक है। कि किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट का मतलब क्या होता है? ऑन रिप्लेसिंग इट्स एलिमेंट बाय करस्पॉन्डिंग कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो हमारा ये होता है कि जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इन दोनों मतलब एलिमेंट में कॉम्प्लेक्स है। जैसे आयोटा है, आयोटा है, मतलब आयोटा मतलब होता है हमारा √-1, तो उसको हम लोग आयोटा से डिनोट करते हैं। तो क्या है ना, किसी भी मैट्रिक्स का अगर कंजुगेट निकालने के लिए बोले तो उसको ए बार से शो करते हैं, और जो आयोटा के आगे जो भी साइन होता है ना उसको चेंज कर देते हैं बस। अब जैसे आयोटा के आगे यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस हो गया, आयोटा के आगे यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव हो गया। तो जैसे ही आयोटा के आगे निगेटिव मतलब साइन चेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब कंजुगेट का ट्रांसपोज। ठीक है। तो ये तो नाम से ही समझ में आ गया कि कोई मैट्रिक्स है जिसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ठीक है। ट्रांसपोज आप लोग को पता है, रो को कॉलम, कॉलम को रो, और फिर उसके बाद हम उसमें कंजुगेट लगा देंगे। तो आयोटा जिस जहाँ पे है, मतलब आयोटा के यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, आयोटा की जगह प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस है आयोटा के आगे तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक है। तो इस तरह से अब बात करते हैं हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि जैसे अब ये डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकता है। ठीक है। तो अब जैसे ये है हमारा 2x2 का, तो इसका हमको मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट निकालना है, तो 2x2 का तो बहुत आसान होता है। ठीक है। ये 2x2 इस तरह से हम शो करते हैं बेसिकली, कि इसका मतलब होता है हमारा रो और इसका मतलब होता है हमारा कॉलम। ये मैंने आप लोगों को पहले स्टार्टिंग के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में बता दिया है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फर्स्ट एलिमेंट को डायगोनली और उसको माइनस कर दो 5 × 2 इस तरह से। मतलब इन दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, लिख दो, और फिर इन दोनों मल्टीप्लाई को उससे माइनस कर दो। तो दो वाले का तो बहुत आसान है डिटर्मिनेंट निकालना। और देखो, अगर ऐसे 3x3 का डिटर्मिनेंट निकालना हो तो मतलब ये इसमें टोटल 3 रो और 3 कॉलम है ना, तो इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं। तो इसका अगर हमको डिटर्मिनेंट निकालना है तो बेसिकली क्या करना है वो देखो यहाँ पे, पहले एलिमेंट को लो। ठीक है। मतलब अब जैसे 2 को ले लिए ना, 2 को ले लो और इस तरह से रो में एक लकीर बना दो और कॉलम में एक लकीर बना दो, और जो एलिमेंट बचे हैं उसमें ये कर लो 5 × 2 तो 10, और -7 × 3 तो -21। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब इसी मतलब एक रो में, कोई किसी एक रो में करना होता है ये चीज़। तो पहले एलिमेंट को ले लिया और यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। अब दूसरे एलिमेंट को लो। अब याद रखना, जो मिड वाला टर्म, अगर जैसे मान लो कि ये रो तुम ले रहे हो, ठीक है, तो मिड वाले टर्म में खुद से एक निगेटिव लगाना होता है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुम इसको लेकर डिटर्मिनेंट निकालते तो 4 के आगे निगेटिव लगाते। तो इस तरह से कोई सा भी रो या कॉलम लेना, मिड टर्म को हम निगेटिव करेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पे 3 लिए हैं तो 3 के आगे निगेटिव कर दिया। अब मैंने आपको बताया था जो भी एलिमेंट लेंगे उसमें हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल उसी लाइनिंग में हम ऐसे बना देंगे, तो जो एलिमेंट डिलीट होना होगा वो हो जाएंगे। बचते कौन है? 1 4 3 5, तो 4 × 5 20 और 1 × 3 -3। तो ये हो गया। अब बच गया एक एलिमेंट लास्ट, तो सिर्फ बीच वाले को निगेटिव लेना होता है एक्स्ट्रा, बाकी सब में सेम साइन तो 1 है। और अब इसमें देखो ऐसे बना दो, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, तो बचा क्या हमारे पास? ये 4 एलिमेंट बचा। तो 7 4 × 28 और फिर -2। ठीक है। तो
इस तरह से हमारा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, -47 आ जाएगा वैल्यू। समझ गया ना? मतलब हमें कोई भी 3 × 3 का डिटर्मिनेंट निकालना है मैट्रिक्स का, तो पहले 3 नंबर को लेना रो को, और यही सेम स्टेप रिपीट करना। बीच वाले रो में एक बस एक्स्ट्रा माइनस लगाते हैं, ये याद रखना। अब बात करते हैं हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स का। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ़ देयर डिटर्मिनेंट इज 0। अब जैसे मान लो यहाँ -47 वैल्यू आया, ठीक है। अब इसी की जगह पे 0 आ जाता किसी दूसरे मैट्रिक्स को, और 0 आ जाता तो उसको हम बोल देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और जिसमें डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है वो होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ये हमारा -47 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब बात करते हैं माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब अगर किसी भी मैट्रिक्स का किसी भी एलिमेंट का अगर हमें माइनर निकालना है तो हमें क्या करना है। देखो, अगर मान लो कि पहला टर्म है, ठीक है, इसका माइनर हमें निकालना है, तो माइनर एलिमेंट अगर हमें निकालना है किसी एलिमेंट का, तो जिस एलिमेंट का निकालना है उसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन और मतलब एक हॉरिजॉन्टल इधर और एक वर्टिकल, तो इसकी वजह से जो मैट्रिक्स कैंसिल होंगे उसको नहीं देखना है, और जो बच गया उसका डिटर्मिनेंट हमारा माइनर हो जाएगा। अब क्या बच गया, ये 4 एलिमेंट बच गया, तो उसका ये मॉड कर दिया होता है, डिटर्मिनेंट कर दिया, तो वो हमारा माइनर ऑफ एन एलिमेंट AL11 हो गया। सिमिलरली A32 का एक और देख लेते हैं एग्जांपल। अब A32 यहाँ पे है, तो इसमें इस तरह से हमने एक ही रो में एक हमें वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, तो बचा क्या A11 A13 A21 A23। तो एग्जैक्टली ये सारे लिख दिए हमने, ठीक है। ये लिखने के बाद हमने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। तो माइनर हमें इस एलिमेंट का भी हमें माइनर मिल गया, ठीक है। अब माइनर के बाद कोफैक्टर की बात करते हैं, तो ये आ गया हमारा कोफैक्टर ऑफ अ एलिमेंट ऑफ A, ठीक है। तो देखो करना क्या है, तो कोफैक्टर ऑफ अ एलिमेंट ऑफ A 1 इज -1 + 1, और ये तो मतलब ये जो दिख रहा है तुमको फार्मूला, कि हमें अगर किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, A11 = -1 की पावर, ये दोनों का सम, और फिर उसका यहाँ पे माइनर, ठीक है, A11 का। तो इसको मतलब ये बुक्स वगैरह में डेफिनेशन होता है, ठीक है। मैं एक सिंपल चीज़ बताऊंगा, बहुत आसान लगेगा, ठीक है। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, बस हमें ये करना है कि कोई भी अगर एलिमेंट आपको मतलब कोई भी मैट्रिक्स दिया हो और आपको बोले कोफैक्टर निकालना है, ठीक है, तो क्या करो, ये जो हर एलिमेंट है ना उसका माइनर निकाल लो, ठीक है। जितने भी मैं दिख रहा है, ये जो अभी मैंने सिंपल सा ईजी तरीके से आपको बताया कि हाँ इस तरह से माइनर निकालना है, तो निकाल लो। और उसके बाद क्या करो, जब तुम्हारा सबका माइनर निकल गया, तो ये सारे जो टर्म है ना मिड वाले, बेसिकली जैसे ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म, मतलब जितने भी मिडिल टर्म है उसके आगे माइनस लगा दो, ठीक है। मतलब सबके माइनर लिख दो, इसका माइनर लिख दो, इसका माइनर लिख दो, इसका माइनर लिख दो, इसका माइनर लिख दो, ठीक है। जैसे ये एक बॉक्स ले लिया मैंने एग्जांपल में, ऐसे बता, मान लो कि पहले का माइनर M11 आया, दूसरे का M12 आया, तीसरे का ऐसे ही M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। अब ठीक है, ये माइनर निकल गया सबका, और सबके आगे ऐसे निगेटिव लगा देंगे सबके मिडिल वाले टर्म के आगे। ये हो गया हमारा कोफैक्टर, ठीक है। तो बस यही होता है। अभी कोफैक्टर का रैंक ऑफ मैट्रिक्स वगैरह में निकालने का काम नहीं है, फिर भी मैंने उतना काम नहीं आएगा, बस बेसिक डेफिनेशन रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, बस एक एक बार अच्छे से बस वीडियो देख लो, समझ लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़े मोड़े हैं, तो वो भी थोड़ा समझ लो कि क्या होते हैं। अब मतलब ये सब पढ़ चुके हो आप लोग बेसिकली, बस समझ लो, ये रिकैप करवा रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर से रैंक ऑफ मैट्रिक्स स्टार्ट कर देंगे, जिसके लिए आप लोग अब तक वेट कर रहे होगे शायद, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, तो A मतलब अब कोई A मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज भी ले लिया ना तो भी इक्वली आया, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब जैसे ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 4 4 -2, ठीक है। इसका अगर हम ट्रांसपोज भी ले लिए ना तो एग्जैक्टली यही सेम आ जाएगा। देखो ट्रांसपोज लेके ये 1 और 4 को कॉलम बना दो, तो इसको 1 और 4 को कॉलम बना दिया, ठीक है। और 4 और -2 को कॉलम बना दो, 4 और -2 को कॉलम बना दिए, रो को कॉलम भी कर दिए, तो देखो कोई फ़र्क है, एग्जैक्टली सेम आ गया ना दोनों। तो ट्रांसपोज निकालने के बाद भी जब हमारा सेम आ जाए तो उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। जिसको हम लोग जनरल फॉर्म में AIJ = AJI लिख सकते हैं, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट हमारा मस्ट भी रियल होना चाहिए, डायगोनल एलिमेंट, ये चीज़ नोट में है, ठीक है। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही होता है कि सिमिलर होता है ऊपर वाले मैट्रिक्स की जगह, बस हमारा एक माइनस हमें लगा देना होता है। मतलब हमारा ये जो बीच में हमारा 0 0 जो एलिमेंट है,
ये सारे जीरो होने चाहिए। एक तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होना है तो ये बीच वाले मिडिल एलिमेंट मतलब जो डायगोनल एलिमेंट हो वो जीरो हो। और दूसरी चीज़ ये जो कि हमारा दोनों तरफ जो एलिमेंट हो, जैसे यहाँ 5 है और यहाँ -5 है, तो जो एक जैसे यहाँ पे एक 5 है तो यहाँ पे उसका साइन अलग होना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए, साइन अलग। और जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ -5 है, और ये डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ -5 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 आयोटा है तो यहाँ माइनस आयोटा है, यहाँ माइनस आयोटा है तो यहाँ पे आयोटा है। मतलब एक तरफ जितने भी एलिमेंट हैं उसके निगेटिव एलिमेंट होने चाहिए बस, मतलब उसके अलग साइन के एलिमेंट होने चाहिए। अब इसमें ही देखो, इसमें डायगोनल एलिमेंट कुछ भी होना चाहिए, ठीक है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट और दोनों तरफ अगर देखें तो नंबर सेम होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट और दोनों तरफ देखो, माइनस आयोटा, 2 आयोटा 7 7, मतलब बेसिकली हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझना है तो कुछ डायरेक्ट मैट्रिक्स को देख के कि बता देना है कि हाँ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका ये तरीका है, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, तो जिसमें डायगोनल एलिमेंट जीरो हो और दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज हो, बस साइन डिफरेंट हो, ठीक है। जैसे बीच में अगर आईना रखोगे तो तुमको ये दोनों सारे तीनों एलिमेंट एक दूसरे के सामने सामने दिखेंगे, बस साइन अलग है, ठीक है। और ये मैंने नोट लिखा दिया आपको, डायगोनल एलिमेंट मस्ट बी जीरो। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए टी पावर थीटा है तो उसको हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। और हर्मिशियन मैट्रिक्स होता है ए आई जे इक्वल टू ए जे आई और उसका बार, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब देखो हर्मिशियन मैट्रिक्स जो होता है वो देखो क्या होता है। अब किसी भी मैट्रिक्स का हमें क्या करना है, पहले ए आई जे है उसको ए जे आई लिखे, मतलब हमें ट्रांसपोज लेना है पहले। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है 2 1 प्लस आयोटा, ये इसका ट्रांसपोज ले लो तो क्या हो जाएगा 2, और यहाँ नीचे आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा, मतलब रो को कॉलम बना दिया, कॉलम को रो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, तो ये हो गया। और उसके बाद इसका हमको क्या करना है, इसका हमको थीटा निकालना है, मतलब बेसिकली इसका हमें कंजुगेट कर देना है। ये बार का मैंने कंजुगेट का साइन बताया था, बार बताया, तो आयोटा के आगे जो साइन होता है उसको चेंज कर देना है। तो यहाँ आयोटा के आगे प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ आयोटा के जगह माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिया। तो ये जो वैल्यू आए ए दी पावर थीटा, इसी को हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू में हर्मिशियन मैट्रिक्स में इतना फ़र्क होगा कि यहाँ एक एक्स्ट्रा माइनस लग जाएगा। उसी तरीके से हम यहाँ पे पहले ट्रांसपोज लेंगे, फिर वो थीटा लेंगे। ये हो गया तुम्हारा कौन सा मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसको स्क्यू करने के लिए बस एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। सॉरी, इसमें से हम माइनस कॉमन लिए तो इसको हम माइनस ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गया कि हमने एक माइनस मल्टीप्लाई कर दिया बेसिकली इसके अंदर। तो क्या हो गया हमारा, मतलब यहाँ देखो, यहाँ पे एक माइनस जो मल्टीप्लाई हुआ है, इतना ही फ़र्क है कि लास्ट स्टेप में यहाँ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, बस तुम्हारा हो जाएगा वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, तो वो होता है ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो वो इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, ये दोनों सेम हुआ, ठीक है। और उसका वैल्यू अगर आई मतलब आई आ गया, आई मतलब क्या बताया था मैंने आपको, डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए और बाकी एलिमेंट 0, उसको हम बोलते हैं आई, मतलब यूनिटी होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं उधर आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स वो होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं जो एक ऐसा कोई मैट्रिक्स हो जिसका ट्रांसपोज हम उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो हमें आई वैल्यू दे दे। और अगर ए कोई अगर हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हुआ तो हम बोल सकते हैं कि उस ए का ट्रांसपोज ए इन्वर्स के वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ए और ये जो हमारा थीटा है ये हम करेंगे तो वो हमारा ए थीटा इंटू ए इक्वल टू, इसके भी हमें क्या मिलेगा, यूनिटरी मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई करने पे है। अगर किसी मैट्रिक्स का हमने थीटा निकाला, मतलब थीटा वाला वैल्यू निकाला और उनको मल्टीप्लाई किया, हमें ये मिल गया, तो इसका मतलब वो यूनिटरी मैट्रिक्स है जो मैट्रिक्स ए है, ठीक है। और यूनिटरी मैट्रिक्स अगर ए मैट्रिक्स है तो ए के पावर थीटा हमको ए इन्वर्स का वैल्यू देगा। अब हम बात करते हैं हमारा आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स का। तो अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर दिया, मतलब ए स्क्वायर, मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, किसी भी 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद भी यही एक मैट्रिक्स आ जाए, मतलब ए आ जाए, तो हम उसको बोलेंगे आइडोम्पोटेंट मैट्रिक्स। और पीरियोडिक मैट्रिक्स होता है हमारा ए टू दी पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए, ठीक है, जिसमें हमारा के क्या होता है, पीरियड होता है, इस फॉर्म में हो तो उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स। अब होता है एक नीलपोटेंट मैट्रिक्स, जिसमें हम बोल सकते हैं कि किसी भी जो हमारा मैट्रिक्स है उसके पावर के किया और वैल्यू 0 आ गया तो नील पोटेंट मैट्रिक्स को बोलते हैं, मतलब के इज नील पोटेंसी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो कोई भी ऐसा के वैल्यू के लिए जो वैल्यू 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं नील पोटेंस मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स का। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम स्क्वायर करते हैं और वो हमें यूनिट मैट्रिक्स मिल जाए, यूनिट मैट्रिक्स मैंने सारे डेफिनेशन ऊपर बताए, नल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जो पहले बता चुके हैं, इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा, ठीक है। पहले अगर वीडियो फर्स्ट वीडियो या सेकंड वीडियो अच्छे से सब सारे वीडियो लाइन बाय लाइन अच्छे से देखे हो तो ये सारी चीज़ें समझ में ईजिली आ जाएगी। और उसका इतना काम नहीं है अभी,
मतलब आगे मैं अगर क्वेश्चंस करवाता भी हूँ, मतलब बेसिक आइडिया देने के लिए मैंने ये सारी डेफिनीशंस और ये सब बता दिया कि एक रिवीजन हो जाए क्लास 12th का, ताकि आगे जो भी पढ़ाओ बहुत आसानी से समझ में आए, ठीक है। और देखना, ये डेफिनीशन बताने की वजह से आपको मैट्रिक्स काफ़ी ईजी और बहुत ईजी, मतलब इमेजिन नहीं कर सकते हो इतना ईजी लगेगा आपको मैट्रिक्स, मतलब इससे ज़्यादा ईजी कुछ हो ही नहीं सकता। तो यूनिट मैट्रिक्स ही हमारा इन्वेलेंट्री मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर से हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है, और बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगा ट्रिक के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।